हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुष्का एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो अगेन। सो आज का आज जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि ये अजीत डोभाल सर पे वीडियो है। एंड मैं बहुत ही काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को देखूंगी बट पता नहीं, बस ये रह जा रहा था। एंड काफ़ी सारे वीडियोस जो सजेस्टेड वीडियोस थे मैं उनको देख रही थी। तो खैर बीच में काफ़ी सारे इंडियन आर्मी के वीडियोस आए हैं, आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है। तो आज चलते हैं अजीत डोभाल सर की ये वीडियो देखते हैं। इनकी पूरी लाइफ स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई ये, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बट ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, एंड शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना यार। कमेंट बहुत सारा कमेंट करो, बातें करो, मज़ा आता है मुझे। रिप्लाई बस सबके रिप्लाई देती हूँ और मुझे सबसे बातें करने में मज़ा आता है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो। सो इट्स 1 2 3 एंड स्टार्ट। अजीत डोभाल ही इन सब के पीछे थे और इन्होंने ही पीडीपी पार्टी बनवाई कश्मीर के अंदर। यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिया। और अजीत डोभाल की जो वाइफ थी उनको तक नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो मिलिटेंट है और वो उनके घर में बैठे। डोभाल जो हैं वो दाऊद इब्राहिम को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सकें। मोदी जी ने अजीत डोभाल को गुजरात में इनवाइट किया। कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था अजीत डोभाल से और इसका नुकसान आगे चल के अजीत डोभाल को होता है। अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पे हैं। दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश को अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगनी पड़ती है। अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा राजन के इन शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे, ये सब अजीत डोभाल के साथ में मिलकर सेमिनार करते हैं। भाई देखिए 20 जनवरी 1945 का दिन था और इस दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, जहां मेजर जीएन डोभाल रहते थे, इनके घर में अजीत डोभाल जी का जन्म होता है। और अजीत डोभाल के जो फादर थे वो मेजर थे आर्मी में और इनकी जो मदर थी वो यूपी के फॉर्मर सीएम एचएन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। अब क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे तो आगे चल के उनका ट्रांसफर राजस्थान में हुआ, तो अजीत डोभाल जो थे वो भी वहीं अजमेर राजस्थान के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। और फिर इसके बाद ईयर 1967 में इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली और उसके अगले ही साल ईयर 1968 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिया। उस समय ये 22 साल के थे। अब आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई और उसके बाद ये केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में एएसपी बन जाते हैं। अब जब ये एएसपी बने केरला में तो उसके कुछ ही दिन बाद 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अजीत डोभाल बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि केरला की कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के थलासेरा में इस दिन नूर जहां एक होटल था वहां पे फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी ने जूता फेंक दिया था और इसको लेके दो रिलीजियस ग्रुप में लड़ाई हो जाती है। ओके भाई, ये तो बहुत ही स्टार्टिंग से है, पूरी डॉक्यूमेंट्री है, मजा आने वाला है ये पूरा देख के। अच्छा जी, और फिर इस एरिया की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, लूटपाट शुरू हो जाती है। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे की दुकानें जलाना, सामान लूटना शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि इस एरिया में पुलिस तक जाने से डर गई थी। अब ऐसे में उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। तो ये एक ऐसे ऑफिसर को ढूंढ रहे थे जो इस एरिया में जाने से ना डरे, निडर हो और कैसे भी करके इन दंगों को रोक दे। तो उस टाइम पे जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि एक नया ऑफिसर आया, वो बहुत ही शार्प माइंडेड है और निडर है, तो वो इस काम के लिए सही रहेगा। तो जो सीनियर थे उन्होंने अजीत डोभाल का नाम सजेस्ट किया। तो सारे सीनियर ऑफिसर्स की बात मानते हुए के करुणाकरन जो थे, इन दंगों को रोकने की जो जिम्मेदारी थी वो अजीत डोभाल को दे देते हैं। और अजीत डोभाल इंस्ट्रक्शन मिलते ही 2 जनवरी 1972 को इस एरिया में पहुंच जाते हैं और जहां पहले ऑफिसर जो थे जो जाने में डर रहे थे, अजीत डोभाल पूरे एरिया में घूमने लगते हैं। अजीत डोभाल पूरे एरिया में घूम घूम के छोटी से छोटी जो डिटेल्स थी उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अजीत डोभाल ने डायरेक्ट फोर्सेस का यूज करने की बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक का यूज किया। इन्होंने सिर्फ उन्हीं एरियाज में हैवी पुलिस डिप्लॉय की जहां से सारा का सारा ये जो दंगे हो रहे थे उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। और ये करने के बाद इन्होंने लाठी डंडों का यूज करे बिना इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोनों ग्रुप्स के जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे इस पूरे दंगों को, उनको आइडेंटिफाई किया और फिर खुद जाके उन लीडर से बात करी, नेगोशिएशन स्टार्ट करवाया। और इनसे बात करने के बाद इनको मेन रीजन समझ में आया कि लोग जो उनका सामान लूटा गया उसको लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है
और इसके बाद अजीत डोभाल ने क्या किया, ये सारा सामान ढूंढने के बाद दोनों ग्रुप्स के जो सामान थे वो एक दूसरे के वापस करवाए, और ये जो दंगे थे जो इतने दिन से चल रहे थे इनको एक ही वीक में बिना किसी वायलेंस के खत्म कर दिया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलेक्जेंडर जेकब ने इन दंगों पे रिपोर्ट बनाई थी, और जब ये रिपोर्ट वापस आई तो अजीत डोभाल की जो स्ट्रैटेजी थी उसकी काफी तारीफ हुई, और ये काफी फेमस भी हुए। उस टाइम पे दिल्ली तक इनके बारे में बात स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी जो थी वो पीएम थी, तो कुछ ही महीनों में अजीत डोभाल को केरला स्टेट से निकाल के दिल्ली बुला लिया जाता है, और मिड 1972 में ही इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया जाता है, ताकि ये पूरे इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और यहीं से अजीत डोभाल जो है वो जासूसी दुनिया के अंदर एंट्री मारते हैं, और सेम ईयर में अजीत डोभाल शादी भी करते हैं, और आगे चल के इनके दो बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। अभी ये जो दोनों बेटे हैं इनकी भी स्टोरी भी आएगी आगे। तो अब इधर दिल्ली के अंदर अजीत डोभाल अपने आईबी के जो ऑपरेशन थे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम को लेके इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय मिजोरम जो था वो असम का ही पार्ट था, वो अलग स्टेट नहीं था। तो मिजोरम का जो एरिया था वहां पे सूखा पड़ने की वजह से लोग 1.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मांग रहे थे, और ना मिलने पर एक लाल डेंगा नाम का आदमी था, उसने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट MNFF बनाया, और फिर आगे चल के इसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट MNF कर दिया। तो ये जो लाल डेंगा था, जो मिजो पॉपुलेशन थी वहां की, उनके मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था और उनकी आवाज उठाता था। अब मिजोरम असम का हिस्सा था, और असम के अंदर यह कर दिया गया था कि जिसको असमिया लैंग्वेज आती होगी उसको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इसको लेके मिजो नेशनल फ्रंट MNF, ये जिसको लाल डेंगा चला रहा था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता, और आम जनता जो थी वो भी बहुत ज्यादा इनके सपोर्ट में आ जाती है, और हालत तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब असम राइफल जो रेजिमेंट थी जिसमें मिजो पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी, उनकी 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब जब ये 2 बटालियन डिसमिस कर दी जाती हैं तो जो सोल्जर्स थे इस बटालियन के वो अपने मिजो एरिया में वापस आते हैं, बहुत गुस्से में थे, और इनमें से भी 7 मेन कमांडर थे जिनकी जॉब गई थी, वो वापस आके लाल डेंगा जो था वो उसके साथ जाके मिल जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है और अब हम लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे। अब यहां से लाल डेंगा और जो उसकी MNF थी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्लस गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग मिलकर वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। मिजोरम को इंडिया से अलग करने की बातें स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट BSF जो था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लोग, और इंडियन फ्लैग को हटा के अपना फ्लैग लगा देते हैं, और मिजोरम को एक नया देश अनाउंस कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूंगा, जो है मिस अलाइनमेंट इन टीथ। स्टडीज के अकॉर्डिंग 40 से 50% एडल्ट्स में टीथ मिस अलाइनमेंट देखी जाती है। अब सुनने में तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है, लेकिन आड़े टेढ़े दांतों की वजह से सारे दांत जो हैं वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाते, तो प्लेग जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनफैक्ट इससे स्पीच प्रॉब्लम भी होती है, और हमारी ओरल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो आप समझ सकते हो कि दांतों का अलाइनमेंट लुक्स के अलावा हमारी हेल्थ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके भी दांतों का अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आपको टूथसी के टीथ अलाइनर से टॉपिक पे वापस आते हैं। अब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट MNF को बहुत ज्यादा था, और जो 7 कमांडर थे इनको भी बहुत ज्यादा था। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट इस MNF, ये जो लाल डेंगा वाला MNF था, इनको बहुत ज्यादा था, और अगर वो कोई मिलिट्री एक्शन भी लेते थे तो वो बैकफायर करता था इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी, और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निपटने के लिए अजीत डोभाल को मिजोरम के अंदर भेजा जाता। आईबी के एक फॉर्मर डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि अजीत डोभाल को भेजा नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद से कहा था कि मुझे भेजो वहां पे, मैं सारी चीजें वहां पे सही कर दूंगा। तो फिर इससे निपटने के लिए अजीत डोभाल को आईबी की लोकल यूनिट सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB का हेड बना के भेजा जाता है मिजोरम के अंदर। अब अजीत डोभाल जो थे वो मिजोरम में पहुंचने के 1 वीक के अंदर ही सारी छोटी से छोटी डिटेल्स इकट्ठी करना स्टार्ट कर देते हैं, और इनको ये पता चलता है कि ये जो लाल डेंगा है इसकी सारी की सारी पावर इन 7 कमांडर की वजह से ही है, और ये जो 7 कमांडर है और जो लाल डेंगा है इनके आपस में कुछ बन नहीं रही है, इनका कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा है। और ये जो 7 कमांडर थे इन्होंने अपना जो बेस बना रखा था वो म्यांमार की पहाड़ियों पे बना रखा था। तो अब यहाँ से अजीत डोभाल क्या करते हैं, वो एक स्पाई एजेंट बन के इन पहाड़ियों पे पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो 7 कमांडर थे इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, इनका ट्रस्ट जीत लेते हैं, और बहुत ही कम टाइम में इनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन जाते हैं और रोज दारू वगैरह पीना स्टार्ट कर देते हैं इनके साथ। इनफैक्ट एक दिन इन 7 को अपने घर पे बुला के पोर्क खिला के एक पार्टी भी दी थी अजीत डोभाल ने, और अजीत डोभाल की जो वाइफ थी उनको तक नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो मिलिटेंट है और वो उनके घर में बैठे हुए हैं। अब अजीत डोभाल जब पूरी तरीके से इन कमांडर्स का ट्रस्ट जीत लेते हैं तो इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कैसे भी करके इंडिया के साथ आ जाओ, और अगर तुम इंडिया से मिल जाओगे तो मिजोरम को एक अलग से तो स्टेट बना ही दिया जाएगा, आप लोगों को मंत्री की जो पोजीशन है वो भी दे दी जाएगी, और ये जो छोटे मोटे इशू हैं आम जनता के वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और अगर ये सारी चीजें नहीं भी मानते हो तो इसमें आपका नुकसान है, इंडियन आर्मी एक ना एक दिन इसमें घुसेगी और ये सारी चीजें खत्म करेगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ईयर 1972 से लेके 1974 तक कॉन्टिन्यूअस अजीत डोभाल इन लोगों को समझाते हैं, और 7 में से 6 कमांडर जो थे
उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। और जैसे ये 7 में से 6 कमांडर इंडिया की तरफ मिल जाते हैं तो लाल डेंगा बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और उसको मजबूरी में इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक स्टार्ट करनी पड़ती है। साइकेत दत्ता एक जर्नलिस्ट थे, इन्होंने जब लाल डेंगा का इंटरव्यू लिया तो लाल डेंगा ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला कि ये जो अजीत डोभाल है ये मेरे 6 कमांडर ले गया था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर इसके बाद मिजोरम एक अलग स्टेट बनता है और लाल डेंगा इसके सीएम बनते हैं और इसका क्रेडिट भी अजीत डोभाल को जाता है। अब इधर अजीत डोभाल मिजोरम में थे और सेम टाइम पे सिक्किम जो कि एक प्रिंसली स्टेट था और वहां का जो राजा था पालदेन नमग्याल, वो यूएस के एक हनी ट्रैप में फंस जाता है। यूएस की एक सीआई एजेंट थी होप क्रूक, इससे शादी कर लेता है और होप क्रूक जो कि एक यूएस की सीआई एजेंट थी वो सिक्किम की रानी बन जाती है। सिक्किम यूएस के इंस्ट्रक्शन पे चलने लगता है जिससे यूएस के इंटरेस्ट पूरे होते थे। अब इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी आरएनएडब्ल्यू के हेड आरएन काओ से बात करती हैं और उनको सिक्किम भेजती हैं। आरएन काओ जो थे वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें यह था कि ये लोग सिक्किम की जो लोकल पार्टियां हैं, छोटी छोटी लोकल पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे और उनको राजा के खिलाफ कर देंगे। और जब राजा वीक होगा और उसको आम जनता का सपोर्ट नहीं होगा तो उसको हटाया जाएगा, वरना अभी अगर कुछ करेंगे तो आम जनता भड़क जाएगी और इंडिया के अगेंस्ट में जाएगी वो चीज। अब सिक्किम की ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनको सपोर्ट करके राजा के खिलाफ करना था और आम जनता का सपोर्ट लेना था, ये टास्क जो था वो अजीत डोभाल को दिया गया और अजीत डोभाल ये टास्क मिलते ही गुड। सो गाइस एक्चुअली ये जो अजीत डोभाल करके ये एक जो डॉक्यूमेंट्री है नीतीश राजपूत की है एंड सही में बहुत अच्छी है ये इसका 30 मिनट की है एंड आई गेस मैंने 10 मिनट्स पे मैं फ्रेगमेंट करके इस पे वीडियोस अपलोड करूँगी एंड दिस इज़ रियली सो अमेजिंग। एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट अपलोडिंग सून। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।